नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS मईसनी। दोस्तों आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट इतना प्यार किया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं पदार्थ विज्ञान का सिलेबस वाइज वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको अन्य सब्जेक्टों जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, संस्कृत, अष्टांग नृत्य के वीडियो देखने हैं सिस्टमेटिक तरीके से, सिलेबस वाइज तरीके से, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे देख सकते हैं। आपको वहाँ पे सारे वीडियो मिल जाएंगे। आपको हो सकता है इस वीडियो में आगे स्क्रीन पे थोड़ा कम दिखाई दे क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग है। आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे नोट्स आपको चाहिए तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुपों के, आप उनमें ज्वाइन हो जाइए। आप मुझे मैसेज कीजिए पर्सनल, आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैसेज करने से पहले आपको मैं बता दूं नोट्स पेड हैं, आपको पे करना होगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो कल अपन ने कर लिया था शीत मतलब कोल्डनेस तक कर लिया था, तो आज करेंगे हम उष्णत्व, हीटनेस। अब हीट यानी ऊष्मा, सिंपल सी बात है। तो ऊष्मा, ऊष्मा में अग्नि महाभूत आएगा। तो उष्ण से शीतस्य विपरीत स्यात् पाचन से विशिष्ट है। अब देखो प्रत्येक के नीचे एक श्लोक दे रखा है। आप या तो श्लोक याद कर लो या फिर हिंदी में याद कर लो, दोनों याद हो जाए तो और भी अच्छी बात है। श्लोक किसी की हिंदी याद नहीं, संस्कृत याद नहीं होती, जैसे मेरे जैसे बच्चे हैं तो उनको याद नहीं होती। तो सिंपल सी बात यह है, उनको हिंदी ज़्यादा प्रेफरेंस करनी चाहिए और उनको समझना चाहिए। रटने से ऐसे रटोगे थोड़ी। अब उष्णत्व आया, हीट आया, तो सिंपल सी बात भाई अग्नि महाभूत। ठीक है, तो पाचन वाली क्रिया, स्वेदन वाली क्रिया, तो अग्नि से जो भी क्रियाएं होती है ये वो सारी चीज़ आ जाएंगी। तो शीत के विपरीत गुण है, कोई लिखने की बात थोड़ी है, मतलब बताने की बात थोड़ी है कि भाई उष्ण है जो शीत के ठंडे के विपरीत है। सबको पता है भाई शीत के विपरीत उष्ण। अग्नि महाभूत तो पाई जाएगी, प्लस अम्ल, लवण, कटु। अम्ल में भी अग्नि महाभूत होता है। जब अपन ने 6 रसों में देखा था ना, 6 रस किन किन महाभूतों से बना, तो अम्ल रस में अग्नि महाभूत आता है, लवण में भी अग्नि महाभूत आता है और कटु रस में भी अग्नि महाभूत आता है। तो तीनों में अग्नि महाभूत आ रहा है, तो 3 रस भी है, तो इन तीनों में भी उपस्थित होता है। मूर्छा, तृष्णा, दाह, स्वेद उत्पन्न करना। देखो ज़्यादा सेवन करेंगे ना, अपन कभी होटल में जाओ खाना खाने, मतलब कुछ ज़रूर से ज़्यादा होटल में खाना खा लिया ना, तो ऐसे मूर्छा से बेहोशी से आने लगती है, क्योंकि वो इतना मसाला डालते हैं, इतना तीखा लगता है, इतना उष्ण होता है वो, तो मूर्छा से आने लग जाती है। ठीक है, तो एक तरीके से ज़्यादा अग्नि रहेगी ना तो मूर्छा आएगी। तृष्णा, अब ज़्यादा कोई व्यक्ति गर्मी में काम करता है, ठीक है, तो गर्मी में ज़्यादा काम करेगा तो वही तपन लग रही है उसको ज़्यादा, तो जिसको मूर्छ बेहोशी भी आएगी और उसको तृष्णा यानी प्यास भी लगेगी। समझ रहे हो, ज़्यादा धूप में कोई व्यक्ति को काम करवाओ सारा दिन, देखो, और उसको पानी मत पिलाओ, ठंडा मत करो, तो उस बेहोश हो जाएगा, प्यास भी लगेगी उसको, मतलब बेहोश होने से पहले उसको प्यास लगेगी, प्यास नहीं मिल पानी नहीं मिलेगा तो बेहोश हो जाएगा। तो मूर्छा, तृष्णा, दाह, मतलब जलन पैदा करेगी बॉडी में। एक तरह से अग्नि का जब ज़्यादा सेवन कर ले तो दाह पैदा करती है, सिंपल सी बात है। स्वेद और पसीना आता है। जब भी अपन अग्नि वाली चीज़ों के साथ संपर्क में आते हैं तो स्वेद आता है, मतलब पसीना उत्पन्न होता है, स्वीट्स उत्पन्न होता है। ठीक है, रस, रक्त आदि का परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब है एक से दूसरी चीज बनवाना, जैसे कि रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। आपने फिजियोलॉजी में स्टडी किया होगा, फिजियोलॉजी सेकंड में रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि बनता है। तो ये सब कब अग्नि के माध्यम से ही होते हैं। अगर अग्नि ना हो तो अपन ने जो खाना खाया वो पचेगा ही नहीं, खाना खाएगा नहीं, पचेगा नहीं, तो वो रस नहीं बनेगा, रस से रक्त नहीं बनेगा, रक्त से मांस नहीं बनेगा, मांस से मेद नहीं बनेगा। तो ये परिवर्तन करते हैं, मतलब आगे स्टेप बढ़ाते हैं। पाचन कर्म, अब सिंपल सी बात है, जठरा अग्नि मुख्य कर्म किसके ऊपर है? अग्नि पे। तो कौन से गुण पे? उष्णत्व। तो पाचन करने में सहायक होता है। ठीक है, और देखो पित्त के ऊपर लगा रखा है क्रॉस ऊपर की तरफ, मतलब पित्त बढ़ाता है, वात और कफ को ये डाउन करता है। तो हमेशा पित्त दोष को उष्ण गुण बढ़ाता है। तो उष्ण गुण अपन ने पढ़ा था कि भाई गुण कार्यहीन होता है, क्रियाहीन होता है, लेकिन यहाँ पे बोलता है कि भाई पाचन कर्म। तो पाचन कर्म गुण नहीं कर रहा, जो द्रव्य है ना जिसके अंदर वो गुण समाहित है वो कर्म कर रहा है, कि मतलब उष्णता वाले गुण युक्त पदार्थ पाचन कर्म करते हैं। समझो इस बात को, ये डीप वाली बातें हैं कि जैसे कि उष्ण गुण, जो हीट गुण था, उष्णत्व वाले गुण थे,
वो मूर्छा लाते हैं। ऐसे द्रवों का सेवन करने पर मूर्छा होगा, ऐसे द्रवों का सेवन करने पर तृष्णा आएगी, ऐसे द्रवों का सेवन करने पर घाव उत्पन्न होगा, ऐसे द्रवों का सेवन रस से रक्त जल्दी बनेगा, रक्त से मांस जल्दी बनेगा, ऐसे द्रवों का सेवन करने पर पाचन कर्म क्रिया मतलब आपकी जो मेटाबॉलिक क्रिया है, कैटाबॉलिक क्रियाएं वो अच्छे से चलेंगी। तो समझ रहे हो, ऐसे द्रवों का सेवन जिसमें उष्ण गुण है वो पित्त को बढ़ाएगा, पित्त दोष को बढ़ाएगा। ऐसे उष्ण गुणों से युक्त द्रवों का सेवन करने पर वात और कफ डिक्रीज होंगे। एग्जाम्पल मरीच, चित्रक, चन्न और गुगलू, ये मतलब औषधियाँ हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ। आप सेकंड ईयर में एक एक के नाम, बॉटनिकल नाम, फैमिली सब याद कर लोगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, याद हो जाए तो एक दो, ठीक है, कि मरीच, चित्रक, चन्न और गुगलू। क्लियर। अब करते हैं इसका मुख्य क्रम कि जो उष्णता वाले द्रव हैं उनका मुख्य क्रम क्या है। स्वेदन मतलब बॉडी को हीट प्रदान करना। स्वेदन पढ़ा आपने चैप्टर नंबर 17 अष्टांग हृदय का स्वेदन से पूरी तरीके से मतलब शरीर को उष्णता प्रदान करना ताकि उसके जो स्रोतस हैं और जो क्लेद जमा हुआ है वो ढीले हो जाए, और मतलब शरीर शुद्धिकरण से पहले की प्रक्रिया एक तरीके से स्वेदन कराते हैं ना, बॉडी को एक तरीके से हीट देते हैं, गर्म करते हैं ताकि स्रोतों की शुद्धि हो सके और जो स्रोतों में अवरोध है वो पिघल सके ताकि वो कोष्ठों में आ सके और उसको समीपस्थ मार्ग से जैसे मुख से, गुदा से उससे बाहर निकाल सके। इसलिए इसका मुख्य क्रम क्या है, स्वेदन। ओके, ये था उष्णत्व। अब करेंगे हम स्निग्ध। तो सुतिंगनेस इंग्लिश में है सुतिंगनेस। स्निग्धम वाधरम श्लेषकारी वृश्यम बलाहतम, जिसके कारण देखो ये तो हो गया संस्कृत। एक संस्कृत याद कर ली, बात खत्म। आप ये भी लिख दोगे तो पूरा कन्फर्म हो गया भाई, सब कुछ है। लेकिन बहुत को नहीं होती संस्कृत याद, तो हिंदी में सुनो। जिसके कारण स्निग्धता, बॉडी में एकदम स्निग्धता है मतलब चिकनाहट युक्त है, ठीक है। मृदुता है जैसे कि मुलायम, एकदम कोमल। बल व कांति की वृद्धि हो, शरीर का मतलब एक तरीके से ऐसा नहीं कि सूखा सूखा हो, व्यक्ति हष्ट पुष्ट हो, एकदम एकदम मतलब तरोताजा हो अपनी व्यय के अनुसार। अगर जवान है तो जवान के अनुसार उसकी अपनी बॉडी का लैंग्वेज होना चाहिए, जैसे कि भाई बालक है तो बालक के अनुसार एकदम सम्यक दृढ़ से मतलब बल एवं कांति की वृद्धि हो। तो ऐसे गुण वाले पदार्थ, ऐसे गुण वाले द्रव्य क्या करते हैं, स्निग्धता को बढ़ाते हैं, मृदुता लेके आते हैं, बल को बढ़ाते हैं और कांति, एकदम चेहरे को प्रकाशमान मतलब अच्छा सूर्य प्रकाशमान, जैसे कि ऐसे नहीं कि झुर्रियां पड़ रही हो चेहरे पे, एकदम चमकवान बनाते हैं, कांति युक्त बनाते हैं, ठीक है। वात को कम करते हैं और कफ को बढ़ाते हैं। जो स्निग्ध गुण वाले द्रव हैं वो वात को कम करेंगे और कफ को बढ़ाएंगे। वृषता वाजीकरण, वृषता का मतलब होता है कि जो स्पर्म क्वालिटी है, ठीक है, उसको बढ़ाएंगे, ठीक है। जो स्पर्म की क्वालिटी है शुक्राणुओं की, अंडाणुओं की, उसको बढ़ाएंगे, मतलब एक तरह से उन्नत किस्म की बनाएंगे एक तरीके से। वो ऐसे नहीं कि कमजोरी, तो वाजीकरण की तरफ में भी एक तरीके से यूज होता है। जल महाभूत होता है प्लस मधुर, अम्ल, लवण। अब देखो इसको कॉन्सेप्टली समझो। जल महाभूत तो आ गया क्योंकि स्निग्ध है, स्निग्ध में तो चिपचिपा टाइप का होता है तो जल तो आएगा। लेकिन मधुर, अम्ल, लवण आप समझो कि मधुर, अम्ल, लवण क्या करते हैं, कफ दोष को बढ़ाते हैं, वात दोष का समन करते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी तो यही कर रहे हैं, वात दोष को बढ़ा रहा है, वात दोष को मतलब घटा रहा है और कफ दोष को बढ़ा रहा है। तो इसलिए मधुर, अम्ल, लवण रस की भी साथ में यहाँ पे प्रेजेंसी उपस्थित कर दी। वल वर्ण की वृद्धि, अब वही बात आ गई फिर से। पहले तो वो श्लोक लिख दिया पूरा, श्लोक की हिंदी बता दी, फिर एक एक पॉइंट वो अलग से लिख रहे हैं वो कि भाई बात को कम करता है, कफ को बढ़ाता है, वृषता लेकर आता है, जल महाभूत होता है, वल वर्ण की वृद्धि करता है। बल और वर्ण, बल यानी एक तरीके से उसकी जो सामर्थ्य है, कैपेसिटी है, वर्क करने की, कार्य करने की क्षमता, उसको बढ़ाते हैं। और वर्ण उसका रूप और रंग निखारते हैं। ऐसा नहीं कि गोरा बनाते हैं, उसका कैसा भी रूप हो, कैसा भी मतलब ऐसे कि किसी भी तरह का रूप हो, लेकिन उसको निखारते का आती ना। अपन देखते हैं एक तो व्यक्ति है तो कुरूप सा दिखता है, एक ऐसा दिखता है कि उसका कलर कैसा भी लेकिन स्वयं में दिखता है, एकदम कोमल सा दिखता है कि कितना अच्छा लगता है देखने में। तो वैसे उसकी वर्ण की एक तरीके से कांति लाते हैं कि वो देखने में सौम्य हो जाए, एक तरीके से कि अच्छा लगे सब कुछ, वैसा कर देते हैं। और अभिस्यंदन कर्म, अगर अपन इसका ज़्यादा सेवन करेंगे तो अभिस्यंदन कर्म करता है। अभिस्यंदन कर्म का मतलब है कि स्रोतों को अवरोध करता है। स्रोतों से अवरोध मतलब कफ को बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देता है, इसलिए ये अभिस्यंदन ही करता है। अभिस्यंदन का मतलब ये होता है कि वो स्रोतों को अवरोध, जो मतलब एक तरीके से अवरोध उत्पन्न कर देता है, चैनल्स के बीच में अवरोध उत्पन्न करता है। और इसका मुख्य कर्म क्या है,
क्लेदन मतलब श्लेष्मा का बढ़ाना, जो क्लेद है ना श्लेष्मा वाला युक्त, उसको बढ़ाना। इसका मुख्य एग्जाम्पल कौन सा है? घी, तेल, वसा, मज्जा। चैप्टर नंबर स्नेहन 16वां अष्टांग हृदय का पूरा इसी पे है पूरा, कि स्नेहन में घी, तेल, वसा, मज्जा कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा घटिया, इनके गुण क्या है, कौन सा कब यूज करना चाहिए, सब स्नेहन में। कब कौन से व्यक्ति को कितने टाइम खिलाना चाहिए, वात वाले को कितने दिन खिलाना चाहिए, पित्त वाले को कितने दिन खिलाना चाहिए, कफ वाले को कितने दिन खिलाना चाहिए, सारा चैप्टर नंबर 16 में दे रखा है वहाँ पे। तो घी, तेल, वसा, मज्जा, तो इनको सामान्य से स्निग्ध वाले गुण को स्नेह भी कहते हैं। सिंपल सी बात है कि ये स्नेह, स्निग्ध तो मतलब स्नेह वाला गुण, स्निग्धता लाने वाला गुण। ओके, अब करते हैं अगला गुण है रुक्षत्व, ड्राइनेस। रुक्षस्व दीपप्रतिष्ठाद विशेषता स्तंभन है खरय। अब देखो लिख रखा है, आप याद करना चाहो तो याद करो, लेकिन मेरे तो आपको भी याद हुए नहीं, मैंने तो इसको कॉन्सेप्टली समझ रखे हैं। भाई खर आ गया तो सिंपल सी बात है, कौन सा महाभूत आएगा, क्या काम करेगा, तो इसकी हिंदी समझाता हूँ। जिस गुण के कारण ड्राइनेस समझते हो, मतलब सर्दियों में हो जाती है ना रूखी सूखी त्वचा, वैसी जिस गुण के कारण खरखरापन, अपनी त्वचा खरखरी हो जाती है एक तरह से एकदम, कभी सर्दियों में फटने लग जाती है ना त्वचा, तो अपन देखते हैं हाथ लगा के तो खरखरापन आ जाता है। कठोरता एवं सूक्ष्मता, त्वचा चमड़ी फटने लग जाती है। एक तरीके से मैं त्वचा का एग्जांपल दे रहा हूँ, वो हर वस्तु में, हर द्रव में। तो जिस गुण के कारण ऐसे चीज होती है उस द्रव में, वो ये है, कौन सा? रुक्षत्व, ड्राइनेस। और वात का मुख्य गुण कौन सा है? ड्राइनेस। तत्व रुक्ष, पहला गुण याद है ना, तत्व रुक्षो लघु शीतो खरा सूक्ष्म च अनिल है, तो ये बात को बढ़ाएगा, देखना नीचे आएगा ऑटोमेटिक। तो ओनली देखो पृथ्वी वायु महाभूत में उपस्थित, पृथ्वी तो है ही, पृथ्वी महाभूत क्योंकि थोड़ा भारी रहता है इसलिए, और वायु महाभूत ऑटोमेटिकली, अब वायु महाभूत इंक्लूड हो गया। तो इसका अगला टर्म देखना, नीचे लिखा हुआ है वात दोष को बढ़ा रहा है, क्योंकि वात का गुण है तत्व रुक्षो लघु शीतो खरा सूक्ष्म च अनिल। ये रुक्ष आ रहा है ना, जो शुरुआत में रुक्ष गुण आ गया, तो वात महाभूत की वजह से वो आया है, सिंपल सी। और उपस्थित कटु तिक्त कषाय। अब ये कटु तिक्त कषाय क्यों आया? आपको पता है कि जब अपन ने रस पढ़े थे चैप्टर फर्स्ट में अष्टांग में, या फिर आपने ही पढ़े होंगे, टीचर ने पढ़ाए होंगे, कि कटु तिक्त कषाय तीनों रस वात की वृद्धि करते हैं। सिंपल सी बात है कि भाई कटु तिक्त कषाय वात की वृद्धि करते हैं, मधुर अम्ल लवण वात को कम करते हैं। ये आपने सामग्री चैप्टर नंबर 2 में द्रव वाले में लास्ट में वो सारणी थी ना, मैंने कि इसको ठीक कर लेना, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो वात को ये बढ़ा रहे हैं, कफ को ये कम कर रहे हैं। कफ को कम क्यों करेंगे? आपको भी पता है कि कटु तिक्त कषाय कफ का कम करते हैं, कफ को समन करते हैं, कफ को शांत करते हैं। कटु तिक्त कषाय वात को बढ़ाते हैं, तो वात को बढ़ा दिया, कफ को शांत कर दिया। एक से बढ़ के एक लाइन है, कॉन्सेप्टली क्लियर कर लो, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कॉन्सेप्टली क्लियर किया तो आप भी कॉन्सेप्टली क्लियर कर लीजिए। तो ये है ना कि कौन सा रस, मतलब कौन कौन से रस कौन से दोष को बढ़ाते हैं, वो आपको याद होना चाहिए। जैसे कि मधुर अम्ल लवण मधुर को बढ़ाते हैं, कटु तिक्त कषाय मधुर को घटाते हैं। ये तो हो गए मधुर की बात। अब जाते हैं कि इसको मान लो कि बात को, कि मधुर अम्ल लवण वात को कम करते हैं और कटु तिक्त कषाय वात को बढ़ाते हैं, ठीक है। और मधुर तिक्त कषाय ये करते हैं कि पित्त को बढ़ाते हैं और बाकी के 3 घटाते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अब देखो रुक्षता आएगा ही, काठिन्य आएगा ही, क्योंकि इसमें विशेषता आएगा। देखो विशेष में ही आ गया, जिस गुण के कारण खरखरापन, कठोरता व सूक्ष्मता। श्लोक में है ये खरखरापन मतलब खरखराहट, ठीक है, मतलब रुक्षता आ गई। अगला है कठिनता मतलब काठिन्य आ गया। बल और वर्ण का नाश, शरीर अगर कोई व्यक्ति रूखा सूखा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो बल का तो नाश होगा ही ना, उसकी कैपेसिटी डाउन होगी ना काम करने की। तथा वर्ण, आपकी त्वचा पे रूखी सूखी हो जाए तो आपका वर्ण का नाश नहीं होगा क्या? आपकी जो चेहरे की कोमलता है, सौम्यता है, त्वचा की कोमलता सौम्यता नष्ट नहीं होगी, आप ऐसे बेकार नहीं लगोगे दिखने में। तो मतलब वर्ण यानी जो आपकी कलर है एक तरीके से वो डाउन होगा, मतलब देखने में कुरूप हो जाएगा। ओके। अवृषता का मतलब है, ये मतलब अपनी स्पर्म क्वालिटी, अंडाणु की क्वालिटी या फिर मतलब सेक्सुअल पावर को कम करता है। ओके। स्तंभन का मतलब ये है कि अगर ज़्यादा सेवन करोगे ऐसे द्रवों का जो रुक्षता लाते हैं, तो आपके जो मल मूत्र और पसीना है उसका स्तंभन कर देता है, मतलब रोक लेता है, निकलने नहीं देता है, कॉन्स्टिपेशन वाली शिकायतें पैदा करता है।
खरता, खरता मतलब एक तरीके से जब ज़्यादा आपकी त्वचा रूखी सूखी हो जाती है ना, खरने से लग जाती है, ऐसे डेंड्रफ टाइप का हो जाता है ना, वो खरता। तो जौ, बाजरा, रसांजन, गौमूत्र, ये इसके एग्जाम्पल हैं कि जौ रुखता लाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब अपन ला के आते हैं ना कि भाई रूखा सूखा भोजन खिलाओ डायबिटीज़ वाले पेशेंट को, तो जौ की रोटी खिलाई जाती है, क्योंकि एग्जाम्पल में रुखता ला के आता है। बहुत सोचे हुए समझे। आप MBBS वाले सब जाके पूछ लेना कि भाई डायबिटीज में कौन सी रोटी खिलाई, तो वो भी बोलेगा जौ बाजरे की रोटी खिलाओ, रूखी सूखी खिलाओ, ताकि उसमें रुखता आए, ताकि उसकी स्निग्धता कम हो। तो रुखता कौन लेके आएगा, जौ और बाजरा। और रसांजन, गौमूत्र, रसांजन जो अपन आंखों में लगाते हैं वो है, और गौमूत्र तो आप जानते ही हो, ठीक है। मुख्य कर्म क्या है, शोषण। शोषण तरीके मतलब किस तरीके से, स्तंभन कर रहा है। देखो पहले आया था स्तंभन, शोषण का मतलब है उसमें से अवशोषित करना, हर चीज में से सोच लेता है। तो मल और मूत्र क्या करते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। अब रूखा सूखा आएगा, जैसे मल का भी उत्सर्जन होगा ना, जो स्टूल का उत्सर्जन है वो भी रूखा सूखा होगा। तो मतलब शोषण कर लिया, सब चीज़ों का इसने शोषण कर लिया। क्लियर, बहुत कॉन्सेप्टली है। और ना आज तक आप प्लस फाइनल में आ जाओ, चाहे PG में चले जाओ, चाहे आप बच्चे डॉक्टर बन जाओ, चिकित्सा आप इन्हीं गुणों के आधार पर करोगे। चिकित्सा में औषधि का डिसाइड भी आप इन्हीं गुणों के आधार पर करोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब फर्स्ट ईयर आपके लिए मतलब पूरा बेस है, फंडामेंटल है पूरा आयुर्वेदा का। हर सब्जेक्ट, चाहे पदार्थ नहीं बोल रहा मैं, एनाटोमी, फिजियोलॉजी, अष्टांग हृदय, मतलब एक तरीके से मेन सार है पूरे आयुर्वेदा का। अगर इसको समझ लिया ना आप, आयुर्वेदा में कभी रुक नहीं पाओगे। ओके, अब देखो मंदत्व, अगला गुण है 7वां, डलनेस। यश समने शक्ति से मंद है। डलनेस है ना, थोड़ा आलसीपन सा आ जाता है, ठीक है कर लेंगे। मैंने जैसे कि कल मेरे को आलसीपन आ गया तो मैंने बोल दिया कल की छुट्टी रख लेते हैं, ठीक है, संडे है तो ऑफ रख लेते हैं, घूमने, मतलब एक तरीके से डलनेस। मैं डल, वो बोलते ना व्यक्ति क्या हुआ तेरे को इतना सुस्त सुस्त क्यों है, तो बस ऐसे ही नहीं, बस थोड़ा डल है, बोलते ना डल है थोड़ा, तो वो है डलनेस एक तरीके से। जिस गुण द्वारा शरीर में समन कर्म हो, शरीर में मतलब समन। देखो समन क्रिया 2 तरह की होती है। जैसे अपन कोई मान लो रोग हुआ, बुखार चढ़ा, किसी को तेज टेम्परेचर है, अपन ने टैबलेट ली, उस बुखार का समन किया, मतलब उस तापमान का समन किया, मतलब एक तरीके से तापमान को डाउन किया। तो किसी भी क्रिया को समन करना, डलनेस करते हैं, तो ये क्या करता है, समन करता है बॉडी में। पृथ्वी एवं जल प्रदान है, 2 महाभूत इसमें रहते हैं, पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत। धीरे धीरे वह अल्प कार्य करने वाला। अब डलनेस की आदत यही होती है कि भाई जो पदार्थ, जो गुण में से मान लो कि मेरे में डलनेस ज़्यादा है, ऐसा गुण ज़्यादा है ऐसे मेरे मतलब बॉडी की स्ट्रक्चर में, तो मैं आलसी बन जाऊंगा, धीरे धीरे हर काम को करूंगा, ऐसे नहीं कि फास्ट फास्ट करूंगा, उत्साही नहीं रहूंगा। ओके, अब ये देखो ये कौन से महाभूत की प्रधानता है, क्योंकि भारी वाली चीज़ें, तो पृथ्वी और जल इसलिए आया, आप समझो कॉन्सेप्ट लोगों कि पृथ्वी और जल ही क्यों आया, क्योंकि भारी है। कोई भी चीज़ भारी होगी तो डलनेस ऑटोमेटिक आती है। जैसे कि कोई भारी चीज़ खा ली तो अपन ने टाइम लगेगा पचने में, तो धीरे धीरे डलनेस आ गई उसमें। तो पृथ्वी और जल महाभूत इस वजह से हैं, या इन महाभूतों की वजह से ये गुण है डलनेस वाले। तो महाभूत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महाभूत के जो गुण है ना, आपको समझने होंगे कि कौन सा महाभूत, जैसे कि अग्नि आ गया तो अग्नि एकदम उष्ण था, वायु आ गया चंचल था, ठीक है, आकाश आ गया तो खाली स्थान, और जल में आ गया तो लिक्विडता और भारीपन, पृथ्वी आ गया तो मतलब भारी, एक तरीके से बहुत ज़्यादा भारी। तो ये है कि पृथ्वी एवं जल प्रधान गुण है ये। धीरे धीरे अन्न कार्य करने वाला, कप को बढ़ाते हैं। अब कप क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पृथ्वी महाभूत जल महाभूत से समानता रखता है कप, तो वो महाभूत आ गए तो कप भी आएगा ही, सिंपल सी बात है। जैसे आकाश और वायु महाभूत आता है तो यहाँ ऑटोमेटिक बात आ जाता, आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर वहाँ पे आकाश और वात महाभूत आ जाता तो मतलब वायु महाभूत आता तो यहाँ पे बात आ जाता, वात दोष। अगर वहाँ पे अग्नि महाभूत आता तो यहाँ अग्नि आ जाता, मतलब पित्त दोष आ जाता। अब ये देखो कप को बढ़ा रहे हैं, पित्त को डाउन कर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि कप बढ़ेगा, जैसे आप मान लो कि जल बढ़ेगा तो पित्त तो डाउन हो गई ना, सिंपल सी बात है। क्योंकि जहाँ पे जल बढ़ रहा है तो वहाँ पे अग्नि तो रहेगी नहीं, ऑटोमेटिक अग्नि डाउन हो रही है, मतलब पित्त डाउन हो रहा है, ठीक है। ये गति अवरोध शैथिल्य अल्प क्रियत है चिरकालिकता, मतलब गति, कोई भी गति को अवरोध करते हैं, एक तरीके से ढीलापन करते हैं, डलनेस ला देते हैं उसमें। शैथिल्य मतलब उसको शैथिल्य बनाते हैं, शीतल बना देते हैं, ऐसा नहीं होता ना कि निष्क्रिय बना देते हैं उसको ज़्यादा सेवन करने पर। अल्प क्रियता, आलसी बना दिया, मतलब कोई कार्य करने वाला पड़ा रहे, मतलब एक तरीके से समझो इसको। कॉन्सेप्ट देसी भाषा में बोलते हैं भाई ये तो खाट पे ही पड़ा रहता है, सिंपल सी बात, कुछ करता बढ़ता है नहीं, मतलब आलसीपना छा गया पूरे शरीर में।
चिरकालिक लंबे समय में काम करने की प्रवृत्ति। चिरकालिक लंबे, कोई भी मान लो कि एक दिन का काम है, मान लो कोई गड्ढा खोद रहा है कोई व्यक्ति, उसको एक दिन में खोद सकता है, लेकिन वो उसकी डलनेस की वजह से वो 5 दिन में पूरा नहीं कर पा रहा। सिलेबस अपन कर सकते तो 1 महीने में कर सकते, लेकिन अपनी डलनेस की वजह से, थोड़ा धीरे करने की वजह से अब 2 महीने तक खींचे गए सिलेबस, क्योंकि अपन बहुत स्लो चल रहे हैं। तो डलनेस है अपने पढ़ाने की, टीचिंग में भी, आपके समझने के में भी। कैसे ही समझ लो, किसी भी तरीके से मान लो तो अपन, क्योंकि ना तो मैं तेज कर सकता हूँ इसको, ना ज़्यादा फास्ट पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा। तो डलनेस है, सिंपल सी बात है। तो चिर लंबे समय तक की प्रवृत्ति। मुख्य कर्म समन, समन करना इसका मुख्य कर्म है, मतलब एक तरीके से शांत करना। कोई भी मतलब बहुत फास्ट क्रिया हो रही है ना, तो उसको शांत करना। अपन बहुत 2 तरह के होते हैं ना, जैसे कि उत्प्रेरक स्टडी करते थे, एक तो भाई गति को बढ़ा देते थे, एक गति को शांत कर देते थे, वो वाले उत्प्रेरक हैं, गति को शांत करने वाले। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तीक्ष्णत्व, शार्पनेस। अब ये इसका अपोजिट है, डलनेस का अपोजिट तीक्ष्णत्व, शार्पनेस। दाह पाक करस्य तीक्ष्णम श्रवणम, तीव्रता से कार्य करने वाला। डल के विपरीत, अगर जो व्यक्ति डल ना चला रहा है, मतलब कोई पदार्थ, तो उसके विपरीत जो काम करेगा वो है तीक्ष्णता, उसको बोलते हैं शार्पनेस। तीक्ष्णता से कार्य करने वाला। अग्नि प्रधान, अब अग्नि प्रधान आ गया तो ऑटोमेटिक कौन सा दोष आएगा? पित्त दोष। कफ को शांत करने वाला और पित्त को बढ़ाने वाला, क्योंकि अब ऑटोमेटिकली अपोजिट है उसके। उसमें क्या था, जो डलनेस में क्या था भाई, कफ को बढ़ा रहा है, पित्त को शांत कर रहा है। अब ये उसके अपोजिट है, डलनेस के अपोजिट शार्पनेस, तो इसमें दोष भी उल्टे होंगे, महाभूत भी चेंज हो जाएंगे। रटने का कुछ नहीं है, सब समझने का है। तो कफ को ये शांत कर रहा है, पित्त को बढ़ा रहा है, क्योंकि अग्नि महाभूत आ गया। कर्म क्या करेगा? अब देखो, तीक्ष्णता, इतनी शार्पनेस है कि वो धा उत्पन्न करेगा, मतलब जलन पैदा करेगा। जैसे कि बोलते ना, बहुत अपन पानी पूरी खाने जाते हैं, खास करके लड़कियां जाती हैं ना, कि भाई तीखा, तीक्ष्ण, मतलब तीक्ष्ण देना, मिर्ची तीखी तीखी देना उसमें, तो धा उत्पन्न करती हैं, जलन पैदा करती हैं, पेट में जाके अल्सर तक पैदा कर देती हैं। ठीक है। पाक, जल्दी पचाता है, ठीक है, भोजन को। ठीक है। श्राव कर एवं लेखन, श्राव का मतलब स्रोतों को खोल देता है एक तरीके से। जब ज़्यादा अपन ज़्यादा कुछ सेवन करते हैं ना धा युक्त, तो श्राव कर, श्राव होता है, मतलब उनमें एंजाइमों को एक तरीके से, हर तरीके से अपनी आंखों से, ठीक है, लारों का, मतलब हर तरीके से श्राव स्टार्ट हो जाता है। और लेखन मतलब पतलापन करते हैं, व्यक्ति को पतला बनाता है। क्लियर। मुख्य कर्म शोधन, किस तरीके से शोधन करता है? उसमें था कि समन, समन और शोधन 2 चिकित्सा की पद्धतियां, समझो इस बात को। समन यानी होता है शरीर के अंदर ही रोग को शांत कर देना, जो कि एलोपैथी पद्धति में होता है। जैसे कि किसी भी तरह की बीमारी हुई, अपन को संक्रमण हुआ किसी भी चीज़ का, लिवर इन्फेक्शन हुआ, किडनी इन्फेक्शन हुआ, मतलब इंस्टेंटेंट इन्फेक्शन हुआ, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ, बुखार हुआ, कुछ भी, तो अपन टैबलेट लेते हैं और अंदर उस रोग को समन कर देते हैं, मतलब बॉडी के अंदर ही समन कर दिया, उसको शांत कर दिया। समन यानी शांत करना। एक होता है शोधन, तो वो तो था डलनेस की वजह से होता है समन। एक होता है शोधन, मतलब रोग को ही शरीर से बाहर निकाल देना, जैसे कि पंचकर्म क्रिया में होता है। जैसे कि अपन बमन कराते हैं, विरेचन कराते हैं, ठीक है, बस्ती लगाते हैं, तो बमन के माध्यम से अपने जो ऊर्ध्व मतलब शरीर के ऊपरी हिस्से के जितने भी रोग हैं उनको बाहर निकाल देते हैं उल्टी के माध्यम से। जो विरेचन के माध्यम से अपने शरीर के नीचे के हिस्से के जितने भी रोग हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। शोधन, तो ये मुख्य कर्म शोधन करता है, क्योंकि श्रावण क्रिया इसका मुख्य कर्म है, मतलब श्रावण करता है तो शोधन करना इसका आसान होता है। इसलिए जितने भी शार्पनेस वाले अपन देखते हैं ना, कि तीक्ष्ण बस्ती लगाओ इसके अंदर, ठीक है, तीक्ष्ण बमन कराओ इसको, ठीक है, तीक्ष्ण विरेचन कराओ, ताकि इसके सारे रोग बाहर हो जाएं और शरीर शुद्धि हो जाए, तो होते हैं शोधन। इसका मुख्य कर्म शोधन। जैसे कि जयपाल, अपन बोलते हैं ना जमाल घोटा, ठीक है, अपन बोलते हैं जमाल घोटा, एक तरीके से उसको पिला दो तो उसको मतलब एक तरीके से डायरिया हो जाएगा, मतलब दस्त लग जाएंगे। तो जयपाल, इच्छा भेदी रस किससे बनता है? जयपाल से बनता है, क्योंकि वो शोधन करवा देता है। तीक्ष्ण, इतना तीक्ष्ण है कि वो बॉडी को सहन नहीं कर सकता और चीज को बाहर निकालना पड़ता है, और वो व्यक्ति को दस्त लगा देता है। जितनी भी बीमारियां, जितनी भी पेट की, वो साफ कर देता है पूरे पेट को। तो ये क्या करता है? शोधन कर देता है, शरीर की शुद्धि कर देता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, उसका मतलब मल निकासन नहीं हो रहा, तो आप उसको जयपाल खिला दो, थोड़ा सा जयपाल घिसा उसको चटवा दो, तो ऑटोमेटिक उसका ये जो कब्ज है वो दूर हो जाएगी, मतलब शोधन कर देगा। ये चिकित्सा सीख रहे हो आप, ठीक है। पीपली है, मरीच है, सोट है, सिंपल सी बात। ये तीक्ष्ण वाले हैं, ज़्यादा सोट का सेवन करो पेट में जलन होने लगेगी। मिर्ची आप जाएगा, छोटी छोटी लाल मिर्ची की बात नहीं कर रहा है, ये मिर्च दूसरी होती है काली वाली, ठीक है। लाल मिर्ची भी एक तरीके से तीक्ष्ण ही है, लेकिन वो अलग तरह की वैरायटी है, इसमें औषधीय गुण अलग होते हैं। ओके,
अब हो गया ये जयपाल हो गया, पीपली हो गया, मरीच हो गया, सोट। अब देखो स्थिरत्व, इम्यूबिलिटी मतलब एक जगह स्थिर होना, स्थिर होने वाला गुण, ऐसे पदार्थ जिसमें अगर कहीं जम जाए तो जम जाए, जिस गुण के कारण गतिहीनता या स्थायित्व उत्पन्न हो। गतिहीनता, स्थायित्व मतलब कोई भी पदार्थ जिसमें अगर ये गुण है, कौन सा, स्थिरत्व, तो वो अगर रुक गया ना एक जगह तो रुक ही गया, क्योंकि उसमें वो गुणों की प्रधानता है। जैसे कि पृथ्वी महाभूत भारी है, भारी चीज को किसी चीज से जल्दी हटाना जरूर इम्पॉसिबल है ना, पृथ्वी महाभूत रहेगा। मधुर तिक्त कसाय, अब ये मधुर तिक्त कसाय क्यों आए? सिंपल सी बात है कि मधुर, तिक्त और कसाय तीनों रस भारी हैं, मतलब स्थिरता लाने वाले हैं। इन मतलब रसों के गुण को भी आपको याद होना चाहिए। देखो मैं एक मतलब फंडामेंटल बताता हूँ, आयुर्वेद में आपको समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं। वात पित्त कफ, तीनों के गुण, तीनों के मुख्य कर्म, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। पंच महाभूत किस तरीके से उत्पन्न हुए, सृष्टि उत्पत्ति क्रम आपको याद होना चाहिए, ओके। कौन सा रस कौन से महाभूत से बना है, कौन सा महाभूत कौन से, मतलब कौन सा दोष कौन से महाभूत से बना है, मतलब पंच महाभूतों से संबंध, रसों का और दोष का, और ऋतुओं से संबंध। अब अपन बोलते हैं ना कौन से दोष में कौन सी ऋतुओं का, मतलब कौन सी ऋतु में कौन से दोष का संचय हुआ, प्रकोप हुआ, संबंध हो, वो अगर ये 5 या 6 चीज़ आपने याद कर ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता आयुर्वेद को समझने के लिए। इतना कॉन्सेप्टली और इतना फंडामेंटल रिलेशन है आपस में। तो आई होप आपको मैं समझा पाऊँ। आप अपन कहाँ कर रहे थे, जिस गुण के कारण गतिहीनता स्थायित्व उत्पन्न हो, पृथ्वी मधुर तिक्त कसाय में उपस्थित। अब देखो पृथ्वी महाभूत है, मतलब भारी है, सबसे लास्ट में गुरुता। अपन पृथ्वी महाभूत के चैप्टर नंबर 9 जिसमें ये पृथ्वी महाभूत, ये चैप्टर नंबर 7 या चैप्टर नंबर 9 है अष्टांग हृदय में, जिसमें गुण है ये पृथ्वी महाभूत के, आकाश महाभूत के, अग्नि महाभूत के, सबके गुण दे रहा है उसमें। तो एक तरीके से गुरुता है उसमें, भारीपन है, तो मधुर तिक्त कसाई इनमें भी भारीपन पाया जाता है, इसलिए ये आए हैं साथ में। कप को बढ़ाते हैं। अब पृथ्वी महाभूत आया है, समझो ध्यान से, तो पृथ्वी महाभूत भारी है, कप भी भारी है, तो दोष आ गया। तो महाभूत के अनुसार आपको दोष इनपुट करना है, रटना नहीं है, जैसा महाभूत वैसा दोष। क्लियर। कर्म, गति शैथिल्य, धातुओं की स्थिरता और स्तंभन की गति शैथिल्य। अगर किसी व्यक्ति में गति है, मतलब किसी वस्तु में गति है, तो उसको शैथिल्य करते हैं, उसको थोड़ा रोक देते हैं, स्थिरता ला देते हैं। धातुओं की स्थिरता, धातुओं में स्थिरता ला देते हैं, ठीक है। स्तंभन, स्तंभन वैसे ही जैसे कि कॉन्स्टिपेशन पैदा कर दिया। स्तंभन का मतलब है कॉन्स्टिपेशन पैदा कर, जैसे कि, या फिर इसको ऐसे समझो कि किसी वस्तु को ज़्यादा देर तक रोके रखना। जैसे अपन ने कोई खाना खाया तो ऐसे नहीं कि तुरंत ही अपन ने पचा खाना बाहर निकाल दिया, नहीं, उसका अवशोषण अच्छी तरीके से होता है। तो स्तंभन, शरीर बल और वर्ण भी युक्त होता है अच्छी तरीके से। अब शरीर में ज़्यादा देर तक भोजन रखेगा, टाइम से ज़्यादा नहीं, लिमिटेड टाइम में रहेगा, तो शरीर का स्तंभन होगा, बॉडी मतलब एक तरीके से स्तुलित हो जाएगी। और स्तंभन का इस तरीके से भी ले सकते हैं कि व्यक्ति का मतलब जो कॉन्स्टिपेशन वाली शिकायतें भी हो सकती हैं, जैसे कि मल मूत्र का बाहर न आना, क्योंकि उसने रोक दिया। उसका गुण क्या कहना, गतिहीनता। मल और मूत्र में गति छोड़ी नहीं तो बाहर कैसे आएंगे, तो सिंपल सी बात है, स्तंभन कर दिया। अवरोधक, ये अवरोधक पैदा करते हैं एक तरीके से, स्तंभन का किस तरीके से अवरोध कर देते हैं, उसकी गति को शांत कर देते हैं। इसमें देखो एग्जाम्पल में जायफल है, ठीक है, ये मेरे को पता नहीं क्यों है ये जायफल, लेकिन किताब में लिखा था तो मैंने भी लिखा। लेकिन इसको हटा के आप जायफल को काट भी सकते हैं, क्योंकि जायफल युक्त जमाल गोटा मैंने ऊपर बता दिया था आपको उसमें, तो यहाँ पे जायफल फिर से आया है, तो मेरे को ये समझ में नहीं आया, शायद गलती से लिख दिया गया, तो इसलिए जायफल को इसको काट सकते हो आप, ठीक है। इसको काट दो जायफल को। अश्वगंधा, बला और पृथु, ये आपको याद रखना है, तो जायफल आप काट देना इसमें, ओके। शायद ये गलती से लिखा गया। नहीं, सही है। ये जायफल है और ऊपर क्या था, जयपाल था, ऊपर जयपाल है, करेक्ट, ऊपर जयपाल है और नीचे जायफल है, दोनों डिफरेंस है, थोड़ा वो कन्फ्यूजिंग हो गया पढ़ने में। ऊपर जयपाल है, नीचे जायफल है, तो दोनों सही हैं, ओके। ऊपर जयपाल है और नीचे जायफल है, ये दोनों अलग अलग औषधियाँ हैं। थोड़ा लगता है कि भाई सेम है, तो तभी मैं कन्फ्यूज हो गया कि मैंने चक्कर क्या है। तो ऊपर जयपाल है, नीचे जायफल है, तो दोनों अलग अलग हैं। क्लियर। अब देखो मुख्य कर्म क्या है, धारण। धारण का मतलब होता है
कि कोई भी चीज़, जैसे कि अपन ने भोजन किया तो उसको धारण कर लिया, स्तंभन कर दिया, बाहर नहीं निकलने दिया, तो ये धारण कर लेता है। कोई भी वस्तु है, कोई भी द्रव्य है, किसी ने उसको अगर ले लिया तो क्योंकि स्टेबिलिटी, स्थिरता की उसमें गुण है, तो स्थिर हो जाती है, उस व्यक्ति के ऊपर स्थिर हो जाती है। सिंपल सी बात, इसको कैसे समझ लो आप, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई खाना खाया, तो ऐसा खाना खा लिया उसमें स्थिरत्व गुण ज़्यादा हैं, तो बॉडी ने उसको धारण कर लिया, उसको मतलब स्तंभन कर दिया, उसको अवरोध कर दिया, बाहर निकलने नहीं दी, एक तरीके से धारण इसका मुख्य कर्म है। ओके, अब देखो सरत्व, मोबिलिटी, स्थिरत्व का विपरीत मोबिलिटी आ गया इसमें। वायु है मलों का अनुलोमक गुण, समझ में आ गया ना, ऑटोमेटिक, मतलब वहां पे अवरोध कर रहा था, मल को निकलने नहीं दे रहा था। अब ये इसके विपरीत गुण है, वायु है मलों का अनुलोमक, मतलब वायु को बाहर निकालने वाला, मल मूत्र को बाहर निकालने वाला। और अगली लाइन क्या है, मलों का अनुलोमक, मलों का मतलब बाहर निकालने वाला। क्लियर, समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। जब कोई गुण समझ में नहीं आए तो उसका विपरीत वाला स्टडी करो, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। धातुओं का लेखन करता है, धातुओं को मतलब एक तरीके से पाचन करता है, धातुओं का पतलापन करता है एक तरीके से। लेखन का मतलब एक तरीके से पतलापन करना। शीघ्र गतिशील, शीघ्र गतिशील बनाता है, मल मूत्रों को बाहर निकालता है, जल्दी से जल्दी खाना पचाता है, जल्दी से जल्दी बाहर निकालता है। और वात, वायु ऊपर आया देख, वायु है मलों का अनुलोमन करता है और वात दोष को बढ़ाता है। तो यहाँ पे देखो वात दोष आ गया, कोई महाभूत नहीं लिखा, तो आप लिख सकते हो कि वायु महाभूत प्रधान, ऑटोमेटिक, रटने की जरूरत नहीं थी इसमें, ऑटोमेटिक लिख सकते हो। बंधन को ढीला कर मलों को बाहर निकालता है, मतलब क्या बोल रहा है, बंधन को ढीला कर, मतलब उसमें क्या था स्थिरता में कि एक तरीके से धारण कर लिया, एक तरीके से मजबूत बॉन्ड बना दिया कि बाहर निकलने दिया। जैसे कि अब कॉन्स्टिपेशन वाली क्रिया में क्या होता है कि इच्छा होती है व्यक्ति की मल मूत्र त्यागने की, लेकिन त्याग नहीं पाता, तो उसी का विपरीत है मोबिलिटी। तो ऐसी होती है, जब ऐसा पेशेंट आए उसमें मतलब कॉन्स्टिपेशन है, तो आपको मोबिलिटी वाले क्या तो तीक्ष्ण, देखिए एक तो होता है मोबिलिटी और एक था तीक्ष्णता, ऊपर ही ऊपर। तो एक तो होता है नॉर्मल, तो नॉर्मल चिकित्सा क्या थी, मोबिलिटी कराओ उसको। अब नॉर्मल से भी नहीं हो रहा, फिर हाई चिकित्सा है तीक्ष्णता, मतलब शार्पनेस, तब कुछ नहीं होता एकदम शार्प करा दो, मतलब हैवी डोज है तीक्ष्णता। उससे पहले की नॉर्मल डोज थी सरत्व, मोबिलिटी। बंधन को ढीला कर मलों को बाहर निकालता है। संशोधन चिकित्सा में विशेष उपयोगी, संशोधन चिकित्सा क्या है, पंचकर्म कौन कौन से, वमन विरेचन बस्ती निरू रक्तमोक्षण, ये हैं संशोधन चिकित्सा, इनमें ये जरूरी है। अम्लता, स्वर्णपत्री और गोरोचन, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो अगला, मृदुत्व, सॉफ्टनेस, मृदु, सॉफ्ट, अपन बोलते हैं। अब मृदु तो समझ में नहीं आएगा, मृदु यानी समझ में नहीं आएगा, लेकिन सॉफ्ट तो समझ में आएगा ना, कितना सॉफ्ट है। किसी व्यक्ति को अपन छोड़ते हैं, किसी की अपन हाथ मिलाते हैं, कितना बोलते हैं कितना सॉफ्ट है। क्या बॉयज जब आपस में हाथ मिलाते हैं तो बोलते हैं ना, क्या तेरा हाथ लड़कियों जैसे हैं, लड़कियों के हाथ सॉफ्ट होते हैं, तो वो सॉफ्ट की बात कर रहा है। ठीक है, यश स्थलंत शक्ति से मृदु, जो शरीर में कोमलता व शीतलता उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब ऐसे पदार्थ, ऐसे द्रव्य जो शरीर में कोमलता एवं शीतलता उत्पन्न करें। कोमलता तो के साथ साथ शीतलता, मतलब एकदम मुलायम, एकदम सॉफ्ट बोलते हैं ना, एकदम हाथ को ऐसे लगा के महसूस कि भाई ये कितना सॉफ्ट है, कितना स्मूथ है। स्मूथ अलग होता है, सॉफ्ट अलग होता है। आकाश, जल, लवण रस में उपस्थित, आकाश महाभूत होता है, जल महाभूत होता है और लवण रस, ये दोनों तीनों मतलब चीज में उपस्थित होता है। कौन सा, मृदुत्व। कफ, अब यहाँ पे देखो कफ बढ़ा रहा है, कैसे बढ़ा रहा है ये, जल, आकाश और जल में कौन सा महाभूत प्रधान है। जब दो महाभूत प्रधान आ जाए साथ में, तो कौन से महाभूत की ज्यादा मान्यता दी जाती है, जो भारी होता है उसको ज्यादा मान्यता दी जाती है। तो आकाश से भारी कौन है, जल, तो जल कफ को बढ़ा रहा है। कर्म, दाह, पाक, श्रावनाशक, मृदुता व कोमलता। यहाँ पे देखो दाह, पाक, श्रावनाशक, मृदुता व कोमलता। अब इसका देखो अलग अलग जगह अलग अलग यूज है। इसमें क्योंकि तीन रस हैं, आकाश है, जल है, लवण, तो तीनों को एक अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरीके से यूज होता है। जैसे आकाश में एक तरीके से, और जब जल है तो अलग है, और लवण है तो अलग है। आकाश की वजह से तो आ रही है मृदुता और कोमलता, जल की, उस आकाश और जल की वजह से। लवण रस की वजह से आ रही है धा और पाक, ये दोनों, ठीक है ना, धा और पाक आ रही है। और श्राव नाशक,
यहाँ देखो किसी भी चीज़ का स्राव नाशक करने के लिए अपन को क्या करनी है भाई, एक तरीके से जल, उसको स्निग्ध कर दो तो जल महाभूत। तीन देखो, तीन चीज़ें इसमें, आकाश महाभूत, जल महाभूत और लवण रस। लवण रस की वजह से तो आ रहा है धा और पाक, क्लियर। और आकाश की और जल महाभूत की वजह से आ रहा है श्रावनाशक, मृदुता व कोमलता। इसको अलग अब आप समझोगे भाई कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी बीमारी में कौन सी चीज़ चाहिए। जब पेशेंट आता है तो जिस चीज़ की उसको रिक्वायरमेंट होती है बॉडी उसी को एक्सेप्ट करती है। जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि भाई अपने भाई पेट गोली तो अपन पेट में ले रहे हैं, अपने लगी अपने हाथ में, कैसे जाएगी, तो ऑटोमेटिक ही जो चीज़ जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है बॉडी उसको मांग लेती है, क्लियर। अरंड तेल, घी, वसा, ये इसके एग्जाम्पल है मृदुत्व लाने के। विशेष कर्म क्या है, श्लेष्मन मांस धातु को ढीला करना। विशेष कर्म की बात की यहाँ पे, विशेष कर्म मतलब श्लेष्मन मांस धातु को ढीला करना, तभी तो सॉफ्ट लगेगा। एक तो होता है कि मजबूत कड़क सा कोई मांस, अपना हाथ है, ठीक है, कितनी मतलब बोलते हैं ना कितनी कड़क तेरी त्वचा है, लेकिन जब उसकी मुलायम, उसका जो वहाँ पे त्वचा के नीचे जो फैट है, एक तरीके से मांस है, वो बिल्कुल ढीला हो, स्मूथ हो, तो ऑटोमेटिक त्वचा कोमल हो जाएगी। तो ये कि मांस धातुओं को ढीला करना। देखो मेरा तरीका ये है, आप अपने तरीके से भी समझ सकते हो। मैं एक बात बताऊँ, आयुर्वेदिक में आज सोच रहा था क्लास लेने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आयुर्वेद है, आचार्यों ने लिख दिया, संहिताएँ लिख दी, अच्छी लिख दी, और उन संहिताओं पे आपने बुक बना दिया, सिलेबस बना दिया, CCM बना दिया, PMS कोर्स स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उन्होंने लिख दिया, उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने देखा, उन्होंने समझा, लेकिन उतना ज्ञान, उतनी समझ, उतनी परख हमें नहीं है, क्योंकि वो महान व्यक्ति थे, वो महान आचार्य थे। उन्होंने उस चीज़ को जाना समझा परखा तब जाके लिखा। उन्होंने जाना समझा तभी तो परखा, भाई इसमें ये गुण होता है, इसमें ये चीज़ होती है। उन्होंने सब कुछ प्रैक्टिकली किया है। हमारे पास साधन नहीं है। उनके जो प्रैक्टिकल थे वो जला दिए गए, क्योंकि अपने देश पे बहुत कुछ रहा था ना भाई, अधिकार लोगों ने, तक्षशिला, नालंदा, उनमें जो किताबें थी जला दी, बहुत सी किताबें तो मिली नहीं है। तो ये थे कि अब तो दो तरीके हैं, या तो उन्होंने बोला है तो मान लो, सीधी सी बात है कि भाई उन्होंने बोला है तो हम मान रहे हैं, या फिर अपने तर्कों के आधार पर ये आचार्य ने ऐसा सोचा होगा, उस आचार्य ने ऐसी परिकल्पना की होगी, ऐसा उसने अपना एक तैयार किया होगा कि भाई फॉर्मूला, इस तरीके से उन बात को जस्टिफाई करना। तो कौन सा तरीका बेस्ट है, तो जस्टिफाई करना बेस्ट है, ताकि अपन को भी सुकून मिले कि हाँ इस हिसाब से ऐसा होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जस्टिफाई भी तो कर रहा हूँ, आचार्यों ने जो लिख दिया तो लिख दिया। टीचर का काम क्या होता है, जस्टिफाई करना, कि इस चीज़ को क्यों बोला, क्या तो क्यों बोला, अपन अपने अपने तर्कों के आधार पर जस्टिफाई कर रहे हैं। अब इस चीज़ का प्रमाणिक किसी के पास नहीं है, ना कोई लैब है, ना कोई टेस्ट है। हाँ, फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जाए, ऐसे ज्ञानी पैदा हो जाए, या फिर हम ही उनमें से बन जाएं, ये सब डिपेंड करता है अपने इंस्ट्रूमेंट पे, अपनी प्रयोगशालाओं पे, ये सब कुछ बाद में। लेकिन आयुर्वेद को दो ही तरीके हैं, या तो भाई आचार्यों ने लिखा है तो अपन मान लो, अपन नहीं मानते भाई, अपना जमीर क्या बोलते हैं कि भाई ऐसे कैसे मान लूँ, कोई प्रूफ तो होना चाहिए। तो उन प्रूफ के लिए अपना जस्टिफाइड लगाओ कि ऐसा ऐसा बोला है, ऐसे ऐसे माइंड में, किताबों को पढ़ो, अलग अलग आचार्य को समझो, जानो, और एक थ्योरी क्रिएट करो खुद की, इस तरीके से। फिर लास्ट में जाके अगर आपकी थ्योरी इतनी मजबूत है, इतनी पावरफुल है, उसको सिद्ध कर दो, तो आपका एक रूल बन जाएगा, आपका एक रेगुलेशन बन जाएगा। ऐसा ही होता है, ऐसी रिसर्च होती है, क्लियर। और आयुर्वेदा में रिसर्च के बहुत सारे स्कोप हैं, बहुत सारी चीज़ें, एक छोटी से छोटी बात से लेके हाई से हाई लेवल पर आप रिसर्च कर सकते हो। जैसे कि अब क्या कर रहे हैं एलोपैथी वाले, क्या कर रहे हैं कि अपन बोलते हैं कि भाई जैसे कि जयपाल, जायफल, जितने भी गुड़ूची, जितने भी जैसे गुड़ूची है, आचार्य ने बोला कि ज्वर में अच्छी तरीके से काम आती है, ज्वर बुखार को शांत करती है, कोरोना में फायदेमंद है। अब आचार्यों ने तो बोल दिया, लेकिन इसको प्रूव करो, इसको भाई क्लिनिकल ट्रायल पर लो, इसमें कौन सा कंटेंट है जिसकी वजह से ये होता है, भाई कार्बन है कि हाइड्रोजन है, क्या ऐसा कंटेंट था, कौन से गुण थे, कौन से दोष थे, वो सारी चीज़ें रिसर्च की बातें हैं। तो दो चीज़ें आपको समझने के लिए अपना फंडामेंटल तैयार करो, बेस्ट मैं यही जानता हूँ। मैंने मेरे फंडामेंटल बना रखे, भाई ऐसा हुआ होगा तो इसलिए ऐसा आचार्य ने बोला, इसलिए ऐसा बोला, तो आप भी ऐसा कर सकते हो, ट्राई करना, मज़ा आएगा। अब देखो अगला है कठिन, तो हार्डनेस। यश से दृढ़ीकरण शक्ति से कठिन है, मतलब जो दृढ़ करता है, जो खटेरता और दृढ़ता उत्पन्न करे। अब बहुत से गुण होते हैं ना, जैसे पत्थर कितना कठोर है, दृढ़ है, ठीक है, वो उसमें कौन सा गुण महाभूत, वो भी तो एक तरीके से द्रव्य है, कौन सा, अचेतन है, उसमें भी एक गुण है, कौन सा, कठोरता का। वही है जो कठोरता दृढ़ता उत्पन्न करे, वो है हार्डनेस। कितना हार्ड, कठिन, तो मतलब पृथ्वी में उपस्थित, पृथ्वी महाभूत में उपस्थित होता है, इसलिए पृथ्वी महाभूत आ गया। धातुओं का वर्धन करता है। अब धातुओं को अगर पुष्ट बनाना है,
मतलब मजबूत बनाना, तो उसमें हार्डनेस होना जरूरी है। तो मतलब धातुओं का वर्धन करता है ये। क्लियर। मलों को सुखाता है, मलों को सुखाएगा, मल सूखेंगे तभी तो हार्डनेस बनते हैं, ठीक है। तो मलों को सुखाने का काम भी ये हार्डनेस गुण करता है। वात को बढ़ाता है, मतलब कठिनता या फिर दृढ़ीकरण, एक तरीके से बात को बढ़ाता है एक तरीके से। कर्म क्या है, धातुओं को दृढ़ करना और मलों का शोषण। वही दो बात ऊपर थी अलग अलग पॉइंटों में, उनको एक साथ लिख दी कि भाई धातुओं को दृढ़ करना, मलों को सुखाना। एग्जाम्पल, प्रवाल युक्ता शंख, कितने दृढ़ होते हैं ये, प्रवाल मुक्ता शंख, आपने देखे हैं कितने मजबूत, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो वही है, मतलब जैसा एग्जाम्पल वैसे ही इसके गुण। क्लियर। यसे दृढ़ीकरण शक्ति से कठिन, आप ये भी याद कर सकते हो, इतना भी एक लाइन याद कर लो, इतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना लिख के आ जाओ वो भी काफ़ी है। लेकिन वो संस्कृत है, संस्कृत में आपको विसर्ग हलंत वही बात सब ध्यान रखना। संस्कृत जब भी आप श्लोक लिखो तो विसर्ग हलंत इनका विशेषकर ध्यान रखना। अगर आप हलंत और विसर्ग नहीं लगाते हो तो पूरे कोटेशन का मीनिंग चेंज हो जाता है, इसलिए आपको संस्कृत के साथ साथ हिंदी लिखना जरूरी होती है। क्लियर। अब मुख्य कर्म क्या है, दृढ़ीकरण, दृढ़ता लाना, किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी चीज़ को, उसको दृढ़ मजबूत बनाना, वो होता है हार्डनेस वाले गुण का काम। अब देखो विशुद्ध, क्लियरनेस, विशुद्ध, हाँ क्लियरनेस है ये। क्लेदश्च छेदक्रम स्यातो विशदो व्रणरोपणे, क्लेदस से छेद कर ख्यातो विशदे व्रणरोपणे, इसका मतलब समझो, जिसमें प्रक्षालन, पिछलता नष्ट करने का गुण हो उपस्थित हो। विशद यानी होता है एकदम साफ, एकदम गंदगी दूर करने का गुण हो। सिंपल सी बात है, इसको लैंग्वेज में बोलते हैं कि गंदगी दूर करने वाला, एक तरीके से साफ सुथरा, निर्मल, स्वच्छ, ठीक है। जिसमें पृथ्वी, वायु, तेज, आकाश, इन चारों महाभूत में उपस्थित होता है। कौन कौन से, पृथ्वी, वायु, तेज, आकाश, चारों एकदम से स्वच्छ, मतलब शुद्ध एवं स्वच्छ। क्लियर। कर्म देखो, बल विनाश, अनुसंधान, क्लेद शोषक और व्रणरोपक। बल का नाश करता है ये। असंधान, असंधान का मतलब एक तरीके से, संधान यानी क्या होता है, किण्वन क्रिया, तो असंधान, ये किण्वन क्रिया नहीं होने देता, मतलब स्वच्छ रखता है ना एक तरीके से। क्लेद शोषक, क्लेद शोषण। अब देखो इसमें चार महाभूत थे, जल थोड़ी आया इसमें, जल तो है ही नहीं, चारों जल के अलावा चारों महाभूत हैं, तो क्लेद मतलब जल की वजह से क्लेद बनेगा, उसका शोषण करेगा। वर्ण रोपण, वर्ण यानी होता है घाव, उनको ठीक करने वाला, रोपण यानी होता है ठीक करने वाला, तो वर्ण रोपण गाँव को ठीक करने वाला। तो वात को कम करेगा, कफ को कम करेगा, वात व कफ दोनों को कम करता है, वात व कफ को कम करता है, सिंपल सी बात ये है। मध्य, मूंग, नींब और क्षार, ये इसके एग्जाम्पल है। ये इसका मुख्य कर्म क्या है, क्षालन, दोषों का निष्कासन। अब बहुत से गुण आपको ना समझ में नहीं आएंगे, जैसे कि ये गुण है, कॉन्सेप्ट नहीं बैठ रहा भाई, कैसे समझे कैसे, तो ऐसी चीज़ों का आपको पहला फंडामेंटल कि भाई आचार्यों ने बोला है, अपन को याद करना है। कोई ऐसा पेशेंट आया तो हमको ऐसे गुण वाली औषधि देनी है। अब आपको कैसे पता चला कि भाई इस गुण में, इस औषधि में ये गुण है, आप सेकंड ईयर में यही तो पढ़ोगे, यही तो स्टडी करोगे कि कौन सी औषधि में कौन सा गुण है, क्योंकि 256 औषधियाँ हैं आयुर्वेद में, PMS सेकंड ईयर के सिलेबस में, वो आपको याद करनी है। तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कैसे पता चलेगा क्या होगा। अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में आओगे, थर्ड ईयर में आओगे, तो एक सिस्टमेटिक एक सीढ़ी है, आप पहली सीढ़ी पे हो। कभी कभी ऐसे जरूरत से ज़्यादा अपन समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा क्या होता है ना, कंप्यूटर है मान लो 500 GB का, आप उसमें 1000 GB का डाटा डाउनलोड करने का, तो हैक तो होगा ही ना, वैसा ही कुछ है। जब कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, या तो अपने टीचर के, अपने सीनियर की हेल्प लेते हैं, आपने मेरी हेल्प ली, आप क्लास ले रहे हो, ठीक है। लेकिन जब भी ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट ले कि भाई ये कहाँ से मिलेगा, आपने बोला कि कैसे पता चलेगा कि हमको कि ये औषधि इसमें ये गुण है, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। अब मान लो एक औषधि का मैं बता दिया, 2 औषधि का बता दिया, 3 औषधि का बता दिया, लेकिन प्रत्येक औषधि के ऐसे गुण हैं, इस औषधि का ये कर्म है, इस औषधि में ये गुण पाए जाते हैं, इसका मुख्य कर्म ये है, अलग अलग सारी चीज़ें, वो उसके लिए आपको सेकेंड ईयर पढ़ना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको अगली सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा। ओके, तो कुछ वेट करना भी होता है। अब करेंगे अपन पिच्छलित, पिच्छलित उसका विपरीत, पिछले से तंतुलो वलय संधान है श्लेष्लो गुरु,
जो लेपन और संधान कर्म करे। उसमें असंधान था, इसमें संधान है। मैंने क्या बोला, गुरुवादी गुण 20 थे, 10 के तो नाम दे रखे, तो 10 उसके विपरीत थे। याद आया कुछ आपको कि 10 तो वो दे रखे थे, 10 के विपरीत थे। तो अपन साथ में साथ वाला भी कर रहे हैं और विपरीत वाला भी कर रहे हैं। तो उससे पहले अपन ने कर लिया था क्लियरनेस। अब आता अपन पिछलेत्व, मतलब एक तरीके से धुंधला, एक तरीके से संधान करने वाला। उसमें असंधान था, इसमें संधान था, मतलब लेपन कर्म। जल का सांसारिक धर्म गुण है, जो लेपन कर्म है या फिर संधान है, जल का सांसारिक धर्म गुण है। तो उसमें 4 महाभूत थे, इसमें अकेला है। तो ऑटोमेटिक पता लग गया ना भाई, 4 महा आ गए तो उसके अपोजिट वाले में एक ही बचा, जल ही आएगा। वात को कम करेगा, कप को बढ़ाएगा। वहां पे वात और कप दोनों को कम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे वात को कम, देखिए ये भी वात को कम कर रहा है, लेकिन ये कप को बढ़ा रहा है। ओके, वात को कम क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जल क्या बढ़ा रहा है, कप, और कप और जल, वात और कप दोनों अब विपरीत हैं। तो इस विपरीत वाली फिलॉसफी को यहाँ पे ये बिल्कुल सिद्ध कर रहा है। उसमें सिद्ध नहीं हो रही थी, क्योंकि वो दोनों को ही कम कर रहा था, कप को भी कम कर रहा था और वात को भी कम कर रहा है। तो आप सोच रहे हो भाई कप को भी कम करना है तो वात को कम कर रहा है, तो कप बढ़ाना चाहिए ना वहाँ पे, लेकिन नहीं, वहाँ पे दोनों ही कम हो रहे थे। यहाँ पे एक कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है। गणित वाले के चक्कर में मत जाइए, जो लिखा हुआ है उसको एक बार देख लेना बस। अवयवों का संयोजक, अवयवों का संयोजक मतलब 2 अणुओं को जोड़ने वाला, ठीक है। धातुवर्धक, बलकारक, जीवनीय, ये धातुओं को बढ़ाता है, बल देता है। वहाँ पे देखो बल का ह्रास कर रहा था वो, यहाँ पे बल कारक है, मतलब बल को बढ़ाने वाला है। और जीवनीय, जीवनीय गुण क्या होते हैं, जीवनीय का मतलब होता है अपनी आयु की वृद्धि करने वाला, आयु के लिए हितकर, आपको सदा जवान बनाने वाला। जैसे कि काकोली, क्षीर काकोली, मेदा, महाबेदा, रिश्वक, जीवंती, मुलेठी, ठीक है, काकोली, ये सारी चीज़ें जो 10 हैं जीवनी गण में, 10 औषधि आते हैं वो सारी। कर्म क्या है, जीवन, बल, संधान, उपलेप, शैल्य, तंतुल्य, गुरुपाक। जैसे कि जीवन को बढ़ाने वाला, बल बढ़ाने वाला, संधान करने वाला, लेप करने वाला, उसमें है ना लेपन, संधान कर्म करे। शैल्य, तंतुल्य, गुरुपाक, गुरुपाक का मीनिंग्स होता है देरी से पचने वाला, ठीक है। इसमें देखो एग्जाम्पल, मलाई, दूध, गुड़, चीनी, इक्षुरस और इसबगोल। ये तो आपको खूब पता है क्या क्या होते हैं ये, ठीक है। इक्षुरस यानी चीनी का रस होता है ना, इसबगोल अपन बोलते हैं ना भाई, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है जब भाई पेट साफ नहीं होता, एक तरीके से भूसे सा आता है, एक तरीके इसबगोल, वो उस तरह का। ये है पिक्चर, मतलब सिमिलर। मुख्य कर्म क्या है, लेपन। ओके, अब देखो ये जितने भी मुख्य कर्म आ रहे हैं ना, लेपन, शोधन, व्रण, जितने भी आ रहे हैं, ये सारे सेकंड ईयर में है, तो अभी से याद कर लेना इनको, अच्छी सी रहेगी आपको। लेपन एक तरीके से किस तरीके से समझोगे आप लेपन को, देखो लेपन, अपन कोई चोट लग जाती है तो अपन लेपन करते हैं औषधि का, एक तो वो लेपन है कि लेप, 32 तरह के लेप बताए हैं आचार्य तिलक ने सेकंड ईयर में, ठीक है। 32 तरह के लेप लगा सकते हैं अपन, लेकिन लेपन एक तरीके से स्निग्धता की लेपन करता है भाई, बॉडी को एक तरीके से स्निग्धता से पूर्णित करता है, लेपित करता है, एक तरीके से अच्छा भोजन की एक तरीके से पोषण पदार्थों से लेपित करता है, पोषण पदार्थों से युक्त रखता है। तो अलग अलग वे में, अलग अलग तरीके से अलग अलग यूज ले सकते हैं इस लेपन की परिभाषा को। ओके, मुख्य कर्म लेपन। अपना है सुलक्षणत्व, ये शायद अपन कल करेंगे, नहीं तो फिर आज क्लास लेट हो जाएगी और बड़ी स्लो चल रहे हैं। देखो अभी भी गुरुवादी गुण पे ही हैं और अपन ने आज 10 गुण किए ओनली, ठीक है। थैंक यू, कल करते हैं इसको कंटिन्यू।